नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे और डे 4 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग NCERT क्लास 6 को पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि और इससे पहले 3 और क्लास आ चुके हैं जिसमें हम लोग 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, और 12 नहीं कहेंगे 24 चैप्टर टोटल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितना चैप्टर हम हर वीडियो में NCERT का करते हैं उतना ही चैप्टर SCERT का करते हैं। तो देखा जाए तो टोटल 24 चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके हैं मात्र 3 वीडियो में। तो सोच के देख सकते कितना तेज़ी से और कितना अच्छा से आप कवर कर पा रहे हैं। आज के सेशन में दोस्त हम लोग करने जा रहे हैं 13, 14, 15, 16। जी हाँ, टोटल 4 लेसन कंप्लीट करेंगे और 6 क्लास टोटल कंप्लीट यहाँ हो जाएगा। यानी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 7 क्लास का स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक साथ देने के लिए और आगे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूँ ये वीडियो क्या चीज़ का है। BPSC यदि TRE 4 में यदि दोस्त आप 1 to 5 क्लास का टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 का बनना चाहते हैं या 9 to 10 का बनना चाहते हैं, यदि इन सभी किसी भी क्लास का आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस उसमें आएंगे। और साइंस आएंगे तो उस साइंस को कवर करने के लिए 6 क्लास से लेकर दोस्त पूरा 10th क्लास तक का साइंस जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सीरीज चला रहा हूँ दोस्त कि टोटल साइंस आपका मैं कंप्लीट करा दूँ NCERT और साथ में SCERT, ठीक है, ताकि कहीं से क्वेश्चन बचने ना पाए एग्जाम में। एक सीट आपका पक्का करा के रहूँगा। दूसरी बात, इसके अलावा दोस्त हमारे चैनल पे और भी चल रहे हैं सीरीज। जी हाँ, उस सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ साइंस का ये चल रहा है सीरीज, इसी तरह मैथ का चल रहा है। और सबसे खुशी की बात है उसमें मैथ्स कंप्लीट भी हो गए हैं। जी हाँ, 6 क्लास के टोटल मैथ्स कंप्लीट भी करा दिया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं 3 या 4 वीडियो आए हैं अभी तक के, शायद 3 ही आए हैं, उसमें कंप्लीट हो गए हैं। 7 का आज से स्टार्ट होने वाला है, नया वीडियो अब 7 क्लास का अपलोड होने वाला है। तो बस सारे वीडियो अच्छे से देखिए, देखते देखते 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, 8 और 9 और 10 तक कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद रिवीजन करा दूंगा। गारंटी देता हूं कि एग्जाम फाड़ के आप निकाल लीजिएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका कलेक्शन ला के आपको कराऊंगा। तो आप निश्चिंत रहे, सब कुछ करा देंगे, बस आपका कंटिन्यू साथ दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% ऑथेंटिक क्लासेज मिलती है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देख सकते हैं क्या लिखा गया है। आपसे पूछा गया है, जो चैप्टर है 13 चालू होगा, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। असल में मनोरंजन नहीं, पढ़ाई कराना है, कहने के लिए सिर्फ मनोरंजन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की? बता सकते हैं तो आप बताइए कि चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की? जी हाँ, मैग्नस ने किया था। मैग्नेट इन्हीं के नाम पर रखा गया, मैग्नेट। तो मैग्नस ने किया था, ये बात आप जान रहे हैं। थ्योरी मतलब इसका डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, 5 क्वेश्चन करने के बाद। चुंबक के कुल कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबक लोहे को डैश करता है, तो अपने तरफ आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक में जो जो चीज़ जाके चिपक जाता है वो सभी चीज़ क्या है? चुंबकीय पदार्थ। निकेल है, कोबाल्ट है, लोहा है, ये सभी क्या है? 1, 2, 3 वाला चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। जैसे एक चुंबक ये है, एक चुंबक इसके सामने है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये दोनों आपस में चिपकेगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आपस में सट जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ भी नॉर्थ लिख दीजिएगा तो ये इधर भगाएगा, ये इधर इसको भगाएगा, दूर दूर भागेगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंपास दिक् सूचक का इस्तेमाल निर्धारित में होता है। क्या निर्धारण होता है? तो दिशा का निर्धारण होता है उससे, ठीक है, क्योंकि उसका कांटा जो होता है नॉर्थ में सूचित करता है। तो जब नॉर्थ पता चल जाएगा तो आप अदर डायरेक्शन निकाल ही लीजिएगा। चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ाने से घट जाता है। चुंबकीय गुण गर्म कर दिया ना चुंबक को, तो घट जाएगा ताप उसका। कर चित्र देखिए, अच्छी बात है, चित्र शुरू करिए भाई देखना। और अच्छा, नीचे क्वेश्चन भी है, सॉरी। तो पहले अच्छे से चित्र देख लेते हैं। चित्र में दिए गए चित्र A और B को ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नीचे पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे ये गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है एक चुंबक, सर के ऊपर देख रहे हैं, ऊपर में इधर नॉर्थ इधर साउथ है, इसमें इधर है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसमें इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, सॉरी इधर नॉर्थ इधर साउथ। क्या है ये? क्या है ये? अच्छा,
आप देखिए ना, इधर इसमें साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेगा। इधर साउथ है, इधर साउथ है, तो पता है ये दोनों एक दूसरे को पीछे में भगाएगा। एक करेगा इधर चले जाओ तुम, और एक कहेगा इधर चले जाओ तुम। बहुत गंदा कर दिया, मैं इसको साफ कर दूं। हो गया। अब पढ़ते हैं नीचे। ए में कारें 1 और 2 करीब आएंगी और बी में कारें 3 और 4 करीब आएंगी। नहीं, बी में कारें दूर जाएंगी। ए में कारें 1 और 2 दूसरे से दूर चली जाएगी। नहीं, ए में कारें एक दूसरे को दूर चली, नहीं, ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए में कारें एक दूसरे के करीब आएंगी और बी में कारें एक दूसरे से दूर चली जाएगी। अभी तो मैंने फोटो बना के भी बताया ना। 9 नंबर उसी तरह यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए ज़रा, फोटो है, पढ़ते ऊपर क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में 2 चुंबकों को संग्रहित करने की व्यवस्था को, एक सेकंड दीजिए दोस्त मुझे, सॉरी कंपनी का बार बार मैसेज आ जा रहा था। चलिए कोई नहीं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में 2 चुंबकों को संग्रहित करने की व्यवस्था को चित्र 1, 2, 3, 4 द्वारा दर्शाया गया है। इसमें से कौन सी व्यवस्था सही है? जैसे कह रहा है ऊपर नीचे मेटल का प्लेट लगाया गया है, बीच में वुडन, बीच में लकड़ी लगाया गया है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर नीचे मेटल ही लगाया गया है, बीच में वुडन ब्लॉक है। फोटो नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हैं आप? ये बीच का लग रहा है वुडन कह रहा है कि किधर वुडन कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा है, ठीक है। पता नहीं चल पा रहा है तो फिर कैसे इस पे आंसर दिया जाएगा। अब ये भी देखिए क्या है। 3 चुंबकों ए बी सी को एक एक करके लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया गया। चित्र उस पर चिपके लोहे के बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। अच्छा, इन चुंबकों की ताकत, ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा पिक्चर में किस पे ज़्यादा कम है। ऐसे ए में सबसे ज़्यादा चुंबक चिपका हुआ है तो उसका ताकत ज़्यादा हो सकता है। गाढ़ा से हम कलर से फील कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए इसका गाढ़ा कलर, इससे कम गाढ़ा, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ए है, ये उससे कम बी, उसके हम सी। तो क्या होगा? एक आंसर हो सकता है। आंसर देखो क्या, 10 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1, हाँ सही है। अच्छा 9 का 2 कह रहा था, सही था, पता नहीं 9 तो समझ में नहीं थोड़ा भी आ रहा है। तो 10 तो क्लियर हो गया। 11 समझते। कह रहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? उत्तरी ध्रुव का पहचान, एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया। हाँ, इससे पता कर सकते हैं आप। अगर कोई दूसरा ध्रुव है जिसमें आपको पता है कि दक्षिणी है, दक्षिणी जब सटाइएगा पहला वाला ध्रुव में, मतलब पहला वाला चुंबक में, तो जिस तरफ उसमें सटेगा, सपोज कीजिए ऐसे समझिए, एक ये चुंबक है, एक ये चुंबक है। इस चुंबक में इधर लिखा हुआ है नॉर्थ, इधर साउथ लिखा हुआ है। अब आप क्या, सॉरी उल्टा मैं लिखता हूँ, इधर साउथ लिखता हूँ, इधर नॉर्थ लिखता हूँ। आपने लाया और इस चुंबक आपस में खींचने लगा, ये इसका मतलब यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा इस चुंबक में, तभी तो ये साउथ में चिपकेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ आपको पता है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन कह रहा है, एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर निकाला जाता है। लौ भराव की मात्रा चिपकी हुई है। उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिणी ध्रुव के बराबर। हाँ एकदम सही बात है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से बहुत बड़ा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से ऐसा कुछ नहीं है, बराबर मात्रा में चिपकेगा, ठीक है। नॉर्थ आप मतलब लोहा चिपकते समय बुरादा नॉर्थ साउथ सेम चिपकेगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। अब सबका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। कह रहा है चुंबक की खोज सबसे पहले मैग्नस नाम के एक चरवाहे ने की थी जो ग्रीस के मैग्नेशिया में रहता था। मैग्नेटाइट पहला प्राकृतिक चुंबक था जिसे मैग्नेशिया नामक स्थान से खोजा गया था, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक चुंबक की 2 ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ऐसे चुंबक के उत्तर की ओर जाने वाले ध्रुव या किसी समान ध्रुव को उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी दिशा की ओर जाने वाले ध्रुव या उसके समान किसी ध्रुव को दक्षिण चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ये सब समझ ही रहे हैं हम लोग। कुछ पदार्थ किसी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये सब भी हम लोग जान रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में भी हमने ये लाइन बोला है आप लोग के लिए।
चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। जिन पदार्थों को चुंबक की ओर आकर्षित नहीं किया जाता वे गैर चुंबकीय पदार्थ होते हैं। गैर चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कुछ भी ले लीजिए, रबर, पंखा, चमड़ा, ईंट, पत्थर, टीन, कुछ सॉरी टीन नहीं, हाँ टीन भी ले लेंगे, टीन, एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, ये सब चीज़ नहीं चिपकेगा उसमें। आगे कहा जा रहा है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। कह रहा है दो चुंबकीय ध्रुव हमेशा एक दूसरे से समान और विपरीत बल लगाएंगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन 6 का कि कंपास सूचक का इस्तेमाल दिशा निर्धारण में होता है। एक कंपास की सुई उत्तरी ध्रुव की ओर निर्देशित करने वाले एक बार चुंबक होती है। यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई का संकेत उत्तर दिशा में होता है। मैं ये लाइन पहले भी बोल चुका था, फिर भी मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। उच्च तापमान चुंबक की शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र को भी बहुत कमज़ोर कर देता है। जैसे जैसे गर्मी चुंबक की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है, उसके अणुओं को तेज गति से चलती है, वे अधिक से अधिक छिटपुट हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, उसका चुंबकीय पावर कम जाते हैं। सभी चुंबकों में दो ध्रुव होते हैं, चाहे वो आकार कुछ भी हो। आमतौर पर चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ खींचते हैं, उसी का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। यदि चुंबकों को ठीक से संग्रहित न किया जाए तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बार चुंबकों को उसके विपरीत ध्रुवों के साथ जोड़े में रखा जाना चाहिए। मतलब प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, उसी तरह यहाँ जोड़ना होता है। नॉर्थ को साउथ में सटाकर, साउथ को नॉर्थ में सटाकर रखिएगा तो चुंबक ज़्यादा चलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हर बार में नॉर्थ गमे और साउथ गमे रख देते हैं, उससे गड़बड़ हो जाता है, चुंबक खराब हो जाता है। उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े से अलग किया जाना चाहिए, जबकि नरम लोहे के दो टुकड़े उसके सिर पर रखे जाने चाहिए। वही जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, पिक्चर नहीं दिख रहा, उसी का ही सॉल्यूशन था। आगे कह रहा है कि लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के निकट के क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होता है। कहा जाता है कि चुंबक के ध्रुव उन सिरों के पास होते हैं एवं एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ NS दिशा में रेख होते हैं, मतलब लटकते हैं। दिए गए चित्र में अनुसार A चुंबक B के अधिक लोहे के भराव को, अच्छा वही जो मैंने आपको फोटो को दिखाया था, जहाँ ज़्यादा बुरादा चिपका उसका ज़्यादा पावर, उससे कम पावर, और C का सबसे कम पावर। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक का उपयोग करके पहचाना जा सकता है, जिसके ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया जाता है। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कितनी बार ये लाइन बोल दिए तकनीक से, याद हो जाना चाहिए सब बात। चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण सबसे प्रबल और दोनों ध्रुवों पर समान होते हैं। ध्रुव पर चिपकने वाले लोहे के भराव की मात्रा दक्षिण ध्रुव और लगभग दोनों ध्रुव पर बराबर होता है। तो एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 16 तक हमको जाना है। अब 14 नंबर चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्त जल। चैप्टर का नाम क्या है? जल। 10 क्वेश्चन इसमें भी है, फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन 7 से थोड़ा और टफ फील होगा, 8 में थोड़ा ज़्यादा ही, 9 10 में बहुत ज़्यादा टफ फील होगा, लेकिन मैं ऐसा समझाता चलूँगा कि आसानी से आप सब कुछ दोस्त कवर कर लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है? कपड़े धोना, स्नान, बर्तन साफ करना, गीले कपड़ा सुखाना। इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है गीला कपड़ा सुखाने में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में आप न्यूनतम मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे? चलिए एक्टिविटी देखते हैं जहाँ पानी सबसे कम हम लोग यूज करते हैं। स्नान, दांत साफ करना, कपड़े धोना, एक कमरे की सफाई करना। बताइए सबसे कम कहाँ पे पानी यूज होगा? दांत साफ करना। जी हाँ, दांत साफ करने में 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे कम हम लोग क्या करते हैं? पानी यूज करते हैं। आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है 1 बाल्टी, 10 बाल्टी, 2 गिलास, कुछ बूंदे। आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है। आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है 10 बाल्टी, 1 बाल्टी, 2 गिलास, कुछ बूंदे। बूंद में तो नहीं तैयार होगा, 2 गिलास मान के चलते हैं, अंदाज लग रहा है। ऐसे सॉल्यूशन देखते ही क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमारे नल में पानी कहाँ से आते हैं? एक नदी, झील, कुआं, नदी, झील या कुआं। कहीं से भी आ सकता है नल में पानी, है कि नहीं? अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा नल लगाया कहाँ से गया है।
टंकी से लगाएगा तो टंकी से आता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा? वाष्पीकरण सूरज की रोशनी में रखी पानी की एक ट्रे सबसे ज़्यादा होगा। बर्नर पर रखी पानी की केतली एक कमरे में रखा पानी का एक गिलास, छत पर रखी पानी की बाल्टी। कमरा में रखा एक गिलास। बेसिक सा सोचने वाली बात है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं, हवा से जल वाष्प को अवशोषित करते हैं, पानी से भोजन तैयार करते हैं, जल वाष्प छोड़ा करते हैं। यही होगा, जल वाष्प वातावरण में छोड़ते हैं पत्ती के माध्यम से, उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बादल है, पानी की छोटी बूंदें हवा में तैर रही है। धूल और जल वाष्प का मिश्रण, जल वाष्प के कण, हवा में बारिश की बूंदें। आंसर पहला होगा, पानी की छोटी बूंदें हवा में तैर रही है। और छोटी बूंदें का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी बूंदें। बात समझ में आ रही है? कुओं से पानी मिलता है, तालाब का पानी, झील का पानी, वर्षा वाला भूजल। क्या मिलता है? भूजल, भौम जल स्तर उसको बोलते हैं। 4 नंबर आंसर हो जा। बाढ़ से व्यापक क्षति होती है, फसलें, संपत्ति और मानव जीवन, घरेलू जानवर, उपयोग, सभी, हर चीज़ ना बर्बाद होता है जी। बाढ़ आने पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। 10वां नंबर कह रहा है कि जहाँ पानी गिरता है उसे वहीं पकड़े। इसके पीछे मूल विचार है, जहाँ पानी गिरता है उसे वहीं पकड़े। पानी का पुनर्चक्रण, पानी जमा करने के लिए बांध बनाना, वर्षा का संचयन, जल वाष्प का संघनन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल संचयन इसका मतलब होता है इस कहावत का। अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं फटाफट जल्दी क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन सब है। पानी के अलावा कपड़े धोना, नहाना, बर्तन साफ करना जैसे कई काम है जिसमें पानी ज़रूरत पड़ती है। कपड़े सुखाते समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उसमें पानी होता है जो हवा में निकलता है गर्मी से। दांतों को साफ़ करने के लिए हम कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने, कपड़े धोने और कमरा को पोछा लगाने में ज़्यादा पानी यूज होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का अगर है, उद्योगों में लगभग सभी चीज़ों के उत्पादन में पानी का उपयोग किया जाता है। किसी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को तैयार करने के लिए लगभग 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, हम लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन जहाँ बनता है वहाँ से ये खबर आया हुआ है। उपलब्ध पानी किसी झील या नदी या कुएं से लिया जाता है, फिर इसे पाइपों के एक नेटवर्क द्वारा आपूर्ति माध्यम तक पहुंचाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण तेजी से होता है। बर्नर पर पानी रखेंगे तो भी वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। कमरे में रखा गिलास में छाया होने के कारण वाष्पीकरण बहुत धीरे होता है। छत पर रखने पर तेजी से होगा। पौधे पानी के एक भाग का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करता है और कुछ भाग को अपनी विभिन्न भागों में बनाए रखते हैं। इन पानी का शेष भाग पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा माध्यम से धीरे धीरे जल वाष्प के रूप में हवा में छोड़ दी जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद जल वाष्प संघनन होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, जिन्हें हम बादल कहते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें ही हवा में तैरती रहती है, जिसे बादल के रूप में दिखाई पड़ती है। समझ रहे हैं? नहीं, सब बात बेसिक है लेकिन जानना है। खुले कुओं का पोषण भूजल से होता है। कुआं के नीचे जो पानी आता है वो ज़मीन के अंदर का पानी है। भूजल कई झीलों का स्रोत भी होता है। झील में पानी भूजल से ही आता है। वर्षा जल का एक भाग भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है और भूजल के रूप में उपलब्ध होता है। बाढ़ से फसलों, संपत्ति और मानव जीवन, घरेलू पशुओं को व्यापक क्षति होती है। फसल के खेत, जंगल, गांव और शहर पानी में डूब जाते हैं। बाढ़ के दौरान जमीन और पानी पर रहने वाले जानवर भी पानी के साथ साथ बह जाते हैं और बहुत जान माल की हानि होती है। वर्षा जल संचयन के पीछे मूल विचार यह है कि जहां पानी गिरता है उसे वहीं इकट्ठा करें। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल का संग्रह और भविष्य में उपयोग के लिए एक भंडारण करना चाहिए। इस प्रणाली में वर्षा जल को छत से पाइप के माध्यम से बाद में उपयोग किए गए भंडारण वाले टैंक में ले आते हैं। तो यहाँ पे 14 लेसन भी कंप्लीट हुआ। 2 लेसन बचा इसमें का एनसीईआरटी का, फिर हम लोग करेंगे एससीईआरटी का। तो अध्याय 15 है हमारे चारों ओर वायु हवा के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु का वह घटक जो किसी पदार्थ के जलने से सहायक होते हैं वह क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ना कोई पदार्थ जलता है। हवा में तो सब गैस है लेकिन जलने में ऑक्सीजन ही काम आता है। निम्नलिखित में से कौन गैस वायु का घटक नहीं है? वायु का घटक कौन सा नहीं है? सब कुछ है, ये नहीं है। इनमें से कोई नहीं, सब वायु में रहता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब है। पौधे एवं जंतु एक दूसरे से कौन गैस विस्थापित करते हैं? पौधा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का खेला बेला होता है।
धुआं किन गैसों से मिलकर बना होता है? तो गैस और सूक्ष्म धूलकण दोनों से बना होता है। धुआं में दोनों चीज़ होता है। बात समझ में आई? चार का आंसर आप दे लिए? जी सर दे लिए। अगला भी था यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में क्या बनता है बताइए? जल बनता है। क्वेश्चन को समझिए, टेक्निकल क्वेश्चन है। रुकिए मैं एक बार ऊपर करके थोड़ा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन, आप पढ़िए अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो उसको जल बोलते हैं, जल मुक्त होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं। पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुले बनने का कारण क्या है? गैस होगा ना, नीचे में गैस बनता है, नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है तो गैस बन जाता है, तो वही बाहर निकलता है बुलबुला बन के, क्यों नीचे गर्मी ज़्यादा मिल रहा होता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताइए आप। सभी जीवित चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सही है। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ये भी सही है। चलती हवा से पतंग उड़ाना संभव हो जाता है, ये भी सही है। यानी 4 नंबर गलती होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 4 में क्या है? हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं, गलत बात है। मिट्टी में हवा है, तभी तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीव जिंदा रहते हैं। पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करती? मतलब हवा क्या चीज़ में? खिड़की, वेदर कॉक, छत का पंखा, सेलिंग याच। ये कैसा है जी क्वेश्चन? हिंदी बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। ऐसे आंसर तो पकड़ लिया कि छत के पंखा। सेलिंग याच क्या होता है? नहीं समझ पा रहा हूँ। सेलिंग याच मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जान रहा हूँ कि 3 नंबर आंसर होगा छत का पंखा। तो भाई बिजली से चलता है। वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पवन चक्की को घुमाता है, ये सही बात है। यह हवाई जहाज की आवाजाही में मदद करता है, ये भी सही है। हवा की उपस्थिति के कारण पक्षी उड़ सकते हैं, ये भी सही है। जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। जल चक्र में भी भूमिका है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं है, ये गलत बात है। ऊंचाई पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती, ये सही है। यही सही था। अगला क्वेश्चन छोटा करूँ क्या? आप लोग देखेंगे थोड़ा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा के। मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लाने के चक्कर में मैं छोटा कर दिया। अब आपको हो सके देखने में दिक्कत होगा तो थोड़ा फुल रेजोल्यूशन थोड़ा देर के लिए कर लीजिए। बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया और उसका खुला मुंह पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित अवलोकन किया, बुलबुला निकलेगा। बोतल से हवा के बुलबुले निकले, सही है। कुछ पानी बोतल में घुस गया, ये भी सही है। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकला और ऑक्सीजन पानी में घुल गया, ये गलत बात है। कोई बुलबुले नहीं बने, ये गलत बात है। यानी 1 और 2 सही है। पहला ही आंसर हो जाएगा 1 और 2। वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन, पहला ही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.2% है। वायु के वे घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है। सजीव प्राणी के लिए हानिकारक क्या चीज़ है? धूल और धुआं। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं है, धूल और जल वाष्प उतना नहीं है, लेकिन धूल और धुआं मिलके बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। धूल और धुआं मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे धूल दिया, जल वाष्प दे दिया, यहाँ धुआं दिया, यहाँ जल वाष्प दे दिया। आंसर लेकिन रियल में 3 को कहेंगे क्योंकि इसमें दोनों जो है हानिकारक ही हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बताइए। कह रहा है उष्मा ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब तक पानी में डाला जब तक कि वह पूरी तरह डूब न जाए।
उसमें बुलबुले निकलते हुए देखे। बुलबुले होते हैं वायु के, क्योंकि जब ढेला मिट्टी का डालते हैं तो बुलबुला जो निकलता है, क्योंकि उसके अंदर पानी जाता है और वो हवा के रूप में बाहर आ जाता है। अब चलिए सारे का जल्दी जल्दी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ नई बात सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होते हैं, तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जलने में क्या सहायता है? तो ऑक्सीजन। तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। दहन एक प्रतिक्रिया है। इसमें ईंधन ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीडेंट के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक प्रमुख अभिकारक के रूप में काम करता है। चलिए, बढ़िया लगा, अच्छे बात दिए गए हैं। वायु रंगहीन गंधहीन गैसों का मिश्रण है, मतलब वायु हमको सुगंध नहीं देता है। हाँ, नाला वाला वगैरह के पास जाने पर या परफ्यूम कोई लगा रखा है वहाँ सुगंध देता है, तो उस चीज़ का सुगंध है। वायु का अपना कोई सुगंध नहीं है। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, और थोड़ी मात्रा में आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। 0.03% तकरीबन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बात सही है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन श्वसन में पौधा ऑक्सीजन ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ये ध्यान रखना है। श्वसन के दौरान जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, कोई भी जानवर ऑक्सीजन लेता है, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है, क्योंकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ देता है जो हम लोग यूज कर लेते हैं श्वसन के लिए। धुआं छोटे कणों, गैसों और जल वाष्प से बना होता है। धुआं क्या है? छोटे कणों, गैसों और जल वाष्प से बना होता है। जल वाष्प में अधिकांश धुआं बनता है। शेष में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उत्तेजक, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वायु, विषाक्त पदार्थ और बहुत छोटे छोटे कण। धुआं बहुत खराब चीज़ है, बस इतने जानिए। आगे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में, उत्पाद के रूप में जल मुक्त होता है। जल मुक्त होता है, ऑक्सीजन का उत्पाद बनता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट के अणु आमतौर पर ग्लूकोज को एकत्र करके वायु में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करता है। सूर्य प्रकाश में से रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, वही ट्रैप कर रहा होता है सूर्य के प्रकाश को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा उस ऊर्जा पर बाद में पौधे द्वारा अपने कोशिकीय कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सही बात। जल में घुली हुई वायु होती है। जब पानी को शुरू में गर्म किया जाता है तो पानी के अंदर की हवा बाहर निकलने लगती है, और इसे बुलबुला के रूप में देखा जा सकता है। वायु हर जगह मौजूद है, इसकी उपस्थिति कई तरह से महसूस किया जा सकता है, जैसे वो एक्टिविटी है। वायु जल और मिट्टी में विद्यमान है। वायु जल में भी है, मिट्टी के अंदर भी है। जब मिट्टी के ढेर पर पानी डाला जाता है तो वह हवा को विस्थापित कर देता है और बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। हवा फिरकिन, बेदर, कॉर्क और नौकायान नौका की गति में मदद करती है, जबकि सीलिंग फैन बिजली पर निर्भर एक यांत्रिक उपकरण है। बेदर कॉर्क से पता चलता है कि उस स्थान पर हवा किस दिशा में चल रही है। ये सब बात मुझे समझ में आ रही है, आसान भाषा में है, लेकिन बहुत बात नहीं रहती है छोटे छोटे बच्चों के किताब में भी। वायु में जल वाष्प होती है। जब हवा किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वह संघनन हो जाती है और ठंडी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगता है। हवा में जल वाष्प की उपस्थिति प्रकृति में जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की परत भी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की स्तर कम हो जाता है। ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोही जो होते हैं अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन उससे मेंटेन कर सकें। बोतल बिल्कुल भी खाली नहीं थी, उल्टा करने पर भी पूरी हवा से भरी हुई थी। बोतल को उल्टा धकेलने पर पानी इसमें नहीं घुसता, क्योंकि हवा के निकलने की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जब बोतल को झुकाया जाता है तो उसमें पानी चली जाती है और हवा बाहर निकल जाती है, क्योंकि पानी जो है हवा से ज़्यादा वजनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, जिसमें कुछ धूल के कण भी मौजूद हो सकते हैं। वायु का प्रमुख भाग नाइट्रोजन है। बेसिक सा बात है, समझ सकते हैं ये सब चीज़, और समझना पड़ेगा ही, एग्जाम में एक सीट लेना है तो। धूल एवं धुआं जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है।
धुआं में कुछ गैसें और महीन धूल के कण होते हैं और यह अक्सर हानिकारक होते हैं। समझ गए। लास्ट का है कि सूखी मिट्टी में पानी डालने पर उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं, जो मिट्टी में हवा की उपस्थिति को संकेत देती है। जब मिट्टी के ढेर पर पानी डाला जाता है तो हवा को विस्थापित कर देता है और बुलबुला दिखाई देने लगता है। और 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट का बनना एवं उसका उपयोग। घर परिवार में कचरा कितना निकलता है, उस कचरा का हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आगे कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन कि केंचुए की सहायता से खाद तैयार करने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। बात समझ में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, केंचुआ बहुत हम लोग के लिए महत्व है। ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद CRT का कर लेंगे हम लोग। यदि आप रसोई के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है खाद में परिवर्तित हो जाए। ये सही है। 1 मिनट। वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाए, ऐसे ही रहे, हमेशा सूखे रूप में रहते हैं, वर्मी कंपोस्ट में बदल जाएगा। लेकिन नहीं, हमने केंचुआ तो डाला नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? खाद में परिवर्तित हो जाएगा। वो खाद का काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही केंचुआ डालेंगे तो वर्मी कंपोस्ट बदलेगा। ध्यान दिया नहीं था, इसीलिए सॉरी, गलती से बोल दिया मैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करता है? पेपर बैग या कपड़े की थैलियों में ले जाए जाने वाले सामान, ठीक है, ये अच्छी बात है। निपटान के लिए पॉलीथीन बैग में एकत्र किए गए कचरा, ये गलत है। अपशिष्ट को उस भागों में विभाजित किया जाता है जो खराब होते हैं और जो खराब नहीं होते। पुरानी नोटबुक से हस्तलिपि बनाना, आंसर 2 ही होगा इसका। प्लास्टिक के चीज़ का तो ऐसे ही देख के गलत कहिए आप। ये कुछ इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन है, देख रहे हैं इसमें, तो मैं बड़ा करके ही पढ़ूंगा। हमें पत्ते क्यों नहीं जलाने चाहिए, इसके सही क्रम है। क्या क्या हो सकते हैं पत्ते जलाने से, क्रम पहचानना है आपको। पढ़िए। पहले ने सूखे पत्ते और अन्य पौधे के हिस्सों को जलाने की प्रथा के निम्नलिखित दुष्परिणाम बताएं। जलने से मिट्टी खराब हो जाती है। जलने से हानिकारक गैस धुआं उत्पन्न होती है। कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कच्चा माल नष्ट हो जाता है। अनावश्यक रूप से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये सभी गड़बड़ है ना। मतलब क्या क्या इसमें सही क्या क्या गलत है वो पकड़ के बताइए। क्यों नहीं जलाना चाहिए इसे, इसमें से 2 मतलब देखिए जैसे है ना 1 2 3 रीजन आपको छांटना है। यहाँ पीछे देखिए क्वेश्चन कैसा है, रुक जाइए। यहाँ देखिए जैसे है ना दिया हुआ कि केवल 1 2 4 ऐसे सभी, केवल 2 3 ऐसा करके। तो परफेक्ट आंसर देने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। पढ़ते हैं। जलने से मिट्टी खराब हो जाती है। अगर कचरा जलाएंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगा, बताइए ज़रा। ऐसा कुछ तो नहीं होता है। ये तो रीजन परफेक्ट दिख रहा है कि जलने से हानिकारक गैसें धुआं उत्पन्न होती है। और क्या रीजन दे सकते हैं? 3 ही तो लग रहा है कि कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कच्चा माल नष्ट हो जाता है। क्योंकि आप देखिए कचरा जो हमारे आपके घर में, आप बात समझिएगा ज़रा, उसको हम नॉर्मली रख देंगे, खाली केंचुआ थोड़ा सा रख देंगे, केंचुआ नहीं भी रखेंगे तो खाद में बदल जाता है। तो बताइए उसको हम जला देंगे तो उससे अच्छा है कि उसको हम रख के खाद बना लेंगे। यही दोनों परफेक्ट लग रहा है। ये तो उतना आंसर लग नहीं रहा है, ये दोनों कुछ खास। ठीक है, सॉरी गलत क्लिक हो गया। थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा बस 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 जलवाष्प। पंद्रह लेसन ही चल रहा है, नहीं 16 चल रहा है, सॉरी। एक सेकेंड माफ़ी चाहते हैं। 16 आ गया। तो 4 का तो हम लोगों ने समझ गया कि इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा एक कचरा संग्रहकर्ता कचरे के नीचे उल्लेखित वस्तुओं को क्रमशः लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट और रिसाइकलिंग इकाई में स्थानांतरित करने के लिए लाल, हरे और नीले कंटेनरों में अलग रख करता है। अच्छा ठीक समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा टांग है, मतलब थोड़ा ऐसा करके समझना पड़ेगा। कौन सी वस्तु किस बिन में स्थापित की जाएगी? लाल, हरा और नीला। लाल में कौन कौन जाएगा?
तो लाल में देखिए, यहाँ से पहले समझना होगा लाल में क्या जा रहा है। लैंडफिल लाल है, कंपोस्टिंग पिट हरे हैं और रिसाइकलिंग इकाई नीला है। प्लास्टिक का बैग है, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कैसे समझाओ इसको हम। प्लास्टिक बैग है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, ये रिसाइकल हो सकता है। समाचार पत्र और पत्रिका रिसाइकल हो सकता है। तो 2 को कहाँ डालिएगा, नीला रंग में डालिएगा। यहीं से खाली समझ लीजिए, वो आप एग्जाम में देख के उतना आप डाल सकते हैं, यहाँ से समझ लीजिए। जैसे देखिए प्लास्टिक का बैग है, ये रिसाइकल फिलहाल होता नहीं है, प्लास्टिक बैग फट गया, बात खत्म है, इसको फेंक देना है। तो ये कहाँ चला जाएगा, लाल वाला में चला जाएगा। समाचार पत्र पत्रिका का नीला में चला जाएगा। पेंच और नट रिसाइकल होता है, ये भी नीला में चला जाएगा। सब्जियों के छिलके ये चला जाएगा कहाँ पे, हरा वाला में चला जाएगा। धातु के चिप्स ये भी रिसाइकल में चला जाएगा, नीला वाला में। अंडे के छिलके भी ये चला जाएगा आपको हरा वाला में, खाद वाला में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप टिक लगा सकते हो। उसी हिसाब से 3 नंबर आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। रसोई के कूड़े को खाद में बदलने के लिए आवश्यक चरण व्यवस्थित करेंगे। कूड़ा कचरा गड्ढे में डालें, गड्ढे के तल को रेत से ढक दे, गड्ढे को बोरे या घास से ढक दे, उसमें कीड़े डालें। सबसे पहला काम 2 नंबर होगा। सबसे पहले गड्ढे के तल में रेत डाल देंगे, कूड़ा कचरा गड्ढे में डालेंगे, उसके बाद 2 नंबर। 2 के बाद पहला। कैसे 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 दे रहा है भाई। देखिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। गड्ढे के रेत से ढके और फिर कूड़े कचरा को गड्ढे में डालें, 2 तक हो गया। उसके बाद करा गड्ढे को बोरे या घास से ढक दे। नहीं, पहले कीड़ा डालेंगे, उसके बाद ना बोरा या घास से ढकेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका क्रम गड़बड़ सरबर दे दिया, बात समझ रहे हैं दोस्त। पहले 4 होता फिर 3 होता, इसका आंसर गलत है, क्योंकि कीड़ा ऊपर से डालिएगा। कॉमन सेंस लगाइए ना, अंदर डाल दीजिएगा कचरा में, तब उसको गड्ढा को बोरा या घास से ढक देंगे, ताकि अंदर धीरे धीरे कीड़ा अपना काम कर सके। आइए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में कह रहा है कि रसोई सहित पौधे और जानवरों के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रेड वर्म की सहायता से खाद तैयार करने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसको केचुआ बोलते हैं हम लोग। रसोई के अपशिष्ट जैसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को सड़ाकर खाद में परिवर्तित करना खाद बनाना कहलाता है। अच्छा, जैव निम्नीकरणीय क्या है, जिसको निम्नी तोड़ा जा सके, ऐसा ट्रिक से याद है कि जैव निम्नीकरणीय, निम्नी मतलब छोटा छोटा तोड़ा जा सके, मतलब बैक्टीरिया द्वारा क्या हो सके, जिसका डिकम्पोजिशन संभव हो सके। बात समझ रहे हैं, जब प्लास्टिक वगैरह इसमें नहीं आएगा। जैव अनिम्नीकरणीय है। गड्ढे में डाला गया रसोई का कचरा कुछ समय बाद खाद में बदल जाता है। फेंकने के लिए पॉलीथीन बैग में कचरा एकत्र करना जिम्मेदार व्यवहार को नहीं दर्शाता है, क्योंकि आप फेंकेंगे तो प्लास्टिक साथ में चला जाएगा। पॉलीथीन बैग पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वे गैर निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण में ऐसे पदार्थ से प्रदूषण फैलता है, इसलिए पन्नी नहीं फेंकना है। आगे कह रहा है भूसी, सूखे पत्ते और फसल के कुछ हिस्सों को जलाने में धुआं और गैसें निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही बात है। इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है कि नीला डब्बा उन सामग्रियों के लिए है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या पुनर्निर्मीकरण के लिए किया जा सकता है, जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गया। हरे डब्बे रसोई और अन्य पौधों या जानवरों के कचरे जैसे सब्जियों के छिलके और अंडे के छिलके को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। लाल डिब्बे का उपयोग गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है, जैसे कि हो गया चिप्स, धातु के चिप्स होगा, प्लास्टिक होगा, स्क्रू नट हो गया, इकट्ठा करने में, जो कि मिट्टी में जाने के बाद वो सड़ेगा नहीं जल्दी। रसोई के कूड़े को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम क्या है, यही हम बताया। गड्ढे के तल को रेत से ढकना है, कूड़े कचरा गड्ढे में डालना है, गड्ढे को बोरे या घास से डाल दें और कीड़े डालें।
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे में बोरा से ढक के फिर कीड़ा क्यों डालना है, पता नहीं उल्टा क्यों दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, तो आपने देखा क्लास 6 का सारा मैंने क्या किया, कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद हम लोग को 7 का करना है, ठीक है। तो अब आइए SCERT भी कंप्लीट आज कर लेते हैं, और ये PDF मैं आज अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्या बोलता है, डिस्क्रिप्शन में जाके PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। फटाफट करते हैं, 13 से करना है। तेरह नंबर कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक क्या है, प्रकाश आवश्यक है, पहला आंसर हो जाएगा। प्रकाश गमन करता है, तो ये भी पता है हम लोग को, सीधी रेखा में चलता है। दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ही तो बनता है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य नहीं हो तो अंधेरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी पर। एक बार प्रकाश उत्पन्न होने के बाद यह एक सीधी रेखा में यात्रा करता रहेगा जब तक यह किसी अन्य चीज़ से नहीं टकरा जाएगा। एक सामग्री का अपवर्तन सूचकांक प्रकाश की गति में परिवर्तन का माप है, क्योंकि यह सामग्री में एक वैक्यूम या एक सन्निकट के रूप में हवा में गुजरता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या लिखा गया उसको समझिए। उत्तल लेंस है यहाँ, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस है तो दर्पण में बदल जाएगा। अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन अवतल लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक नहीं बना सकता। बल्ब जलाओ जगमग जगमग, ये लेसन 14 का नाम है। बल्ब जलाओ जगमग जगमग, 6 क्लास में SCERT में। पहला क्वेश्चन है, बल्ब के आविष्कारक कौन थे, बताइए ज़रा। आज आपका चेक होगा कि आप कितना नॉलेज रखते हैं कि बल्ब का आविष्कारक कौन व्यक्ति है। जेम्स वाट है कि थॉमस अल्वा एडिसन है। बताने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभी नहीं जान रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन साहब थे। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, कुंडली की बात कर रहा है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो गलता नहीं है जल्दी। बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर 1878 में किया है। ये भी यहाँ पे बढ़िया लाइन दे दिया, 14 अक्टूबर 1878 में उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसीलिए आसानी से नहीं जलता है। अच्छी बात है। 15 नंबर कह रहा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह कहलाता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है। समान ध्रुव है, विकर्षण होगा, दूर भगाएगा, रिपेल। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित करते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट हो गया। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, जबकि असमान था तो अट्रैक्ट, और समान हो जाएगा तो रिपेल यानी प्रतिकर्षण या विकर्षण करता है। चुंबकों के लिए नियम यह है कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर खींचते हैं। अब यहाँ से क्लास 7 का है, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर दोस्त वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दिल से वीडियो देखिए दोस्त। चैनल पर सब्सक्राइबर मैं खुद कहता हूँ कम है, मुझे पता है, लेकिन काम की इतनी वीडियो है, व्यूज कम जाता है, लेकिन काम की इतनी वीडियो है दोस्त, एक सीट आपको दिला सकता है। क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जिनके यहाँ विश्वास करे दोस्त, TRE 3 का भी रिजल्ट नहीं आया है, TRE 2 तक में दोस्त 40+ स्टूडेंट मैं दे चुका हूँ, जिन्होंने मुझे बताया, फ़ोन कॉल करके मिलकर बताया कि हाँ सर मेरा रिजल्ट आ चुका है।
बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बताते भी नहीं हैं। तो सोच के देखें कि हम कितना हो सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा दोस्त कि साथ दीजिए, ये आपके लिए बहुत कीमती होगा, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्त महिम में शेयर कीजिए। मैं खुद से क्वेश्चन सेट नहीं करता क्योंकि मैं उतने अपने आप को नॉलेजफुल नहीं मानता, लेकिन जो लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने बैठकर क्वेश्चन बेहतरीन तरीक़ा से सेलेक्ट किया है उसी का मैं तैयारी कराता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी बनाने वाले नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, सारे एग्जाम एनसीईआरटी एससीईआरटी से आते हैं। तो लीजिए पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी 6 क्लास का साइंस कंप्लीट। जी हाँ दोस्त, कंप्लीट। अब क्या चाहिए? बस आपका साथ चाहिए, रिवीजन चाहिए। 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, नहीं सक्सेस कैसे मिलेगा? हर हाल में मिलेगा। तो चलिए मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ आपसे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से मैथ्स का भी आप सीरीज देखिए। मैथ बहुत काम का है, उसमें भी कंप्लीट करा दिया हूँ पूरा 6 क्लास।